नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। देखिए, राहुल गांधी से जब पूछा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की उस पीड़िता पे तल्ख टिप्पणी की है, तो राहुल गांधी का क्या जवाब था, ये सुनिए। राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई हमें बरगलाने की कोशिश नहीं करो, मैं उस मुद्दे पे कुछ नहीं बोलूँगा। राहुल गांधी को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपने स्ट्राइक एंड करने एज ओलोपी। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। बात यही नहीं थमी जब टिकैत से पूछा गया, राकेश टिकैत से पूछा गया कि भैया ये बताओ कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, जो कि आपकी सबसे पक्की वाली सहेली हैं, आप अपने शरण, जब तिरंगे को लात मारा गया था लाल किले पे और उस पर चढ़ा गया था, तो आप अपनी शरण लेने के लिए कोलकाता ही पहुंचे थे और ममता बनर्जी ने आपको शरण दी थी। तो ये बताओ कि वहाँ जो लड़कियों के साथ इस तरह के बलात्कार हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? तो क्या कहा टिकैत ने कि यहाँ बांग्लादेश वाला हाल होगा। वो तो लाल किले वाले दिन ही हम कर देते, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मोदी सरकार की हालत तो बांग्लादेश की शेख हसीना जैसी ही हो। हत्या हुई, रेप और हत्या का केस तरह के ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद हैं, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद हैं, उन्हें भागने कहाँ दिया, सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिलने के। जनता बहुत गुस्से में। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ने बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा। चूक रह गई थोड़ी, हरेगी चूक, हरेगी। अब तैयारी है जनता की, चिंता ना करो। तो क्या फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है? अब हो जाएगा। ये नहीं कह रहे छेंट करने से और करो ना दो कुछ। अच्छा, होगा जरूर। तैयार बैठे? हाँ, तैयार बैठे। ये धमकियां हैं, इन धमकियों को समझिए। आखिर कांग्रेस से जुड़े लोग, इंडी गठबंधन से जुड़े लोग, खासकर कांग्रेस के लोग जो हैं, कांग्रेस माइंडसेट के लोग जो हैं, ऐसी बातें क्यों करते हैं, ये समझना चाहिए। कांग्रेस का हाथ सदैव आतंकवाद के साथ, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। इसके कुछ साक्ष्य, कुछ प्रमाण आपके सामने लेकर के आई हूँ। आप उसको सुनिए, देखिए, समझिए और समझकर खुद निर्णय कीजिए कि आपको क्या चाहिए। सेकुलरिज्म का जो है वो झुंझुना चाहिए। क्या चाहिए आपको? सेकुलरिज्म का वो झुंझुना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की वो ढोल नगाड़े चाहिए, या इस देश की शांति, अमन और चैन चाहिए? ये आपको सोचना पड़ेगा। हमारे देश के राजनेता कुछ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। याद ही होगा किसने बोला है। कुछ लोग आज जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले आते हैं तो डीएनए टेस्ट की बात करते हैं कि डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया। अपने ही नेता से पल्ला झाड़ते हैं कि ये हमारे पार्टी के हैं ही नहीं। लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल की उस मासूम डॉक्टर की आती है तो सभी चुप्पी साध लेते हैं और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पता नहीं कहाँ गायब है। वो लड़की नज़र ही नहीं आ रही है। वैसे मैंने कहा कि मैं आज आपको बताऊंगी कि कांग्रेस क्यों ऐसे करती है, क्योंकि कांग्रेस को इस देश से कोई लगाव ही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आप राहुल गांधी तक या राहुल विंची तक देखें तो आपको यही नज़र आएगा कि कांग्रेस इस देश की सत्ता को तो चाहती है, मगर इस देश की संस्कृति को बिल्कुल नहीं। ये देश उसे अपने खिलौनों की तरह चाहिए, जिस पे जब चाहे जैसी मर्जी हो अपने रूल वो वहाँ पे लगाए और जो राजमाइश करे जनता के साथ कि हाँ जी आपको ऐसे ही रहना है। देखिए, कुछ साक्ष्य मैं लेकर के आई हूँ। इंदिरा गांधी ने अपने आतंकवादी भाई का समर्थन किया था। बताऊंगी वो भाई कौन है। तो राजीव गांधी ने अपने आतंकी मामू को बोइंग 747 गिफ्ट किया था। कांग्रेस का आतंकी प्रेम कुछ नया नहीं है, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से ही देखिए। देश विरोधी ताकतों के साथ जवाहरलाल नेहरू हमेशा नज़र आए थे। इंदिरा गांधी भी उनसे 4 कदम आगे निकली, राजीव गांधी 6 कदम आगे, और राहुल गांधी, जिसे कि आप पप्पू कहते हैं, दरअसल
वो पप्पू बनकर आप सबको पप्पू बना रहे हैं। जो बातें उनकी तरफ से आ रही हैं वो देश हित में, इस देश की शांति में, इस देश की एकजुटता में, इस देश की अखंडता में बिल्कुल भी पैमाने पे नहीं उतरता है। वो अगर मुस्लिम की ही बात करते हैं तो मुस्लिमों को भी इस देश में एकजुट होकर ही रहना है, लेकिन वो हमेशा तोड़ते हुए नज़र आते हैं। वो दलितों की अगर बात करते हैं तो दलितों को भी इस देश में एकजुट होकर रहना है, लेकिन राहुल गांधी हमेशा तोड़ते हुए नज़र आते हैं। चलिए, कांग्रेस का हाथ क्यों मैंने बोला सदैव आतंकवाद जिंदाबाद के साथ है, इसका एक प्रमाण देती हूँ। यासिर अराफात, नाम याद होगा आपको, नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ। एक यासिर अराफात हुआ करता था। ये आतंकी जो है फिलिस्तीन का, जिस पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी बहुत मेहरबान हुआ करते थे, उस फिलिस्तीन का था ये यासिर अराफात, जो कश्मीरी आतंकियों को पूरा समर्थन देता था। जब एक, ये हमास जो देख रहे हैं ना, वो यासिर अराफात की देन है। जब एक आतंकवादी यासिर अराफात ने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन राष्ट्र की घोषणा की तो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला सबसे पहला राष्ट्र कौन था, आपको पता है? जरा दिमाग पे जोर डालिए। पाकिस्तान नहीं था, सऊदी अरब भी नहीं था, अफगानिस्तान भी नहीं था, इराक भी नहीं था, टर्की भी नहीं था। तो फिर सोचिए किस देश ने सबसे पहले फिलिस्तीन यानी कि पैलेस्टाइन को सबसे पहले मान्यता दी होगी? जी हाँ, धर्मनिरपेक्ष इंदिरा गांधी का भारत देश। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले फिलिस्तीन को मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मान्यता दी और यासिर अराफात जैसे आतंकी को नेहरू शांति पुरस्कार भी दिया और राजीव गांधी ने उसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया। होड़ लगी हुई थी भाई। राजीव गांधी ने उसे दुनिया भर में घूमने के लिए बोइंग 747 भी दिया ताकि यासिर अराफात बेखौफ उस बोइंग 747 पे घूम सके और अपने आतंक के जाल जो है वो पूरी दुनिया में फैला सके। अब आगे जानिए क्या हुआ। यासिर अराफात ने OIC यानी कि इस्लामिक देशों का जो संगठन है, जिसको कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री बोलते हैं, उसमें कश्मीर को पाकिस्तान का अभिन्न अंग बताया था। इंदिरा गांधी के भाई और राजीव गांधी के मामू यासिर अराफात ने, जिनको कि 2 शांति पुरस्कार दिए गए थे और घूमने के लिए बोइंग 747 दिया गया था, उन्होंने इस्लामिक देश के उस संगठन में OIC की बैठक में कश्मीर को पाकिस्तान का अभिन्न अंग बताया था। उसने कहा था कि जब भी पाकिस्तान चाहेगा मेरे लड़ाके कश्मीर की आज़ादी के लिए उसके साथ लड़ेंगे। अब सोचिए क्या चल रहा था। और हाँ, इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति को दुनिया के 103 देशों ने आतंकवादी घोषित किया था और जिसे 6 विमानों के अपहरण का जिस पर इल्ज़ाम था और जिसने 2000 निर्दोष लोगों की हत्या की थी, यासिर अराफात पहले भारतीय थे जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। ऐसे सबसे निराला हमारा भारत देश जो आतंकी यासिर अराफात को शांति पुरस्कार देता है। हाँ, इंदिरा गांधी ने उन्हें नेहरू शांति पुरस्कार दिया, जिसमें 1 करोड़ के नगद भी दिए गए, 200 ग्राम सोने से बनी एक ढाल भी दी गई। और सोचिए 1988 में, यानी अभी से अगर हम जोड़ें तो उस साल को गिनिए कि कितने साल हो गए और उस समय इसकी क्या वैल्यू रही होगी, ये 1 करोड़ रुपए की और सोने की। राजीव गांधी तब यही नहीं रुके। राजीव गांधी ने उन्हें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया। तब यासिर अराफात खुलेआम कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़े थे और पूरे इस्लामिक देशों में यह बात चलने लगी कि फिलिस्तीन और कश्मीर दोनों में मुसलमानों को गैर मुसलमानों द्वारा मारा जा रहा है। इसलिए पूरे मुस्लिम जगत को इन दोनों मुद्दों पर एकजुट होना पड़ेगा और ये उनके संरक्षण का सवाल है, ये उनके लिए मायने रखता है। अब उस कांग्रेस नेता
का बेटा मोदी जी से सवाल करने लगा है। राजीव गांधी के बेटा जी जो कि पप्पू हैं और पप्पू बनकर आपको पप्पू बना रहे हैं, वो मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि आपकी विदेश नीति कैसे बनती है। इस सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आपकी विदेश नीति कैसे बनती है। ऐसे बनती है कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है तो भारत को इंटरवीन करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है। जब तालिबान अमेरिका पूरे अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ में देता है तो अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लेकर राष्ट्रपति से लेकर उनके राजनयिक तक भारत से अनुरोध करते हैं कि आप इंटरवीन कीजिए, वहाँ पे शांति स्थापित कीजिए। जब बांग्लादेश में कत्लेआम होता है और शेख हसीना को मारने की धमकी दी जाती है, शेख हसीना को भागना पड़ता है, तब इस दुनिया का कोई भी देश उन्हें शरण नहीं देता है, सिर्फ भारत देता है शेख हसीना को शरण। ये है असाइलम की बात जो लोग करते हैं बाहरी देश, उनको सीखना चाहिए भारत से कि किस मुद्दे पर किसको असाइलम देना चाहिए, शरणार्थी बनाना चाहिए। अब इस बात पर आप विचार करेंगे, स्वतंत्र है, कोई भी कुछ भी सोच सकता है कि देशद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है। फिलिस्तीनियों ने इजरायली कब्जे की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। म्यूनिख में 1972 में के ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों के दौरान ब्लैक सितंबर समूह द्वारा आयोजित एक आतंकवादी ऑपरेशन में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। इसके पीछे यासिर अराफात का हाथ था। आप सोचेंगे था या नहीं था, जरूरी तो नहीं है, तो जवाब है कि हाँ था। इस काले सितंबर की अब बात करते हैं। सितंबर 1970 में पीएलओ के जॉर्डन से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद पीएलओ से अलग हुआ एक समूह ब्लैक सितंबर नाम से बना और फिलिस्तीन की हितों में की लड़ाई की वो लड़ने लगा, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने लगा। इनमें सबसे प्रसिद्ध 1972 में म्यूनिख में ओलंपिक खेलों के दौरान इजरायली एथलीटों के खिलाफ किया गया था, जब अराफात को रॉबिन और शिमोन पेरेज के साथ 1944 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन उसके बावजूद भी मानते हुए कि अराफात एक आतंकवादी था, कोरे क्रिश्चियनसेन का मामला था कि उसे सम्मानित करने से नोबेल शांति पुरस्कार प्रतिष्ठा का नुकसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान तब आकर्षित किया जब उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इजराइल रक्षा युद्ध लड़ रहा था, जबकि अराफात अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का जनक था। स्टार्टिंग के कई दक्षिणपंथी सदस्य अराफात के विरोध में पुरस्कार में के समारोह में शामिल नहीं हुए। फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात इंदिरा गांधी को बड़ी बहन मानते थे। दोनों में बहुत आत्मीय संबंध था। भारत के पूर्व विदेश सचिव और कांग्रेस नेता नटवर सिंह ने भी इंदिरा गांधी और यासिर अराफात के बारे में लिखा था अपनी किताब में। यासिर अराफात अगर इंदिरा गांधी को बहन मानते थे तो राजीव गांधी को वो अपना भांजा मानते थे। 1991 में नटवर सिंह लिखते हैं कि 1991 में तो अराफात ने राजीव गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने की पेशकश तक कर दी थी। इंदिरा गांधी 1975 में पीएलओ फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीन का वैध प्रतिनिधि मान लिया था। भारत पहला गैर अरब देश था जिसने पीएलओ को मान्यता दी थी। यासिर अराफात और उसके संगठन के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने उसका समर्थन किया था, जबकि उस समय दुनिया के अधिकतर देश यासिर अराफात को आतंकी मानते थे। इंदिरा गांधी ऐसी साहसी महिला थी जो लीग से हटकर अपने फैसले लेती थी और उन्होंने यासिर अराफात को अपना भाई बताया था। पहली बार उस समय फिलिस्तीन का भारत में कोई दूतावास नहीं हुआ करता था और फिर यहाँ पे दूतावास इस्टेब्लिश हुआ। आज़ाद मुल्क नहीं होने की वजह से फिलिस्तीन का भारत में सिर्फ एक राजनयिक मिशन काम करता था। 1980 में इंदिरा गांधी जब फिर सत्ता में लौटी तो उन्होंने
फिलिस्तीन राजनयिक मिशन को दूतावास के रूप में अपग्रेड कर दिया। इस तरह भारत का फिलिस्तीन से पूर्ण राजनयिक संबंध जो है वो शुरू हो गया। इंदिरा गांधी के इस सहयोग और समर्थन से यासिर अराफात अहो-महो अभिभूत थे। कुछ लोगों के लिए एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जैसे लोगों के लिए क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी माने जाने वाले आतंकवादी यासिर अराफात की अगर बात करें तो यासिर अराफात जो है वो विरोधियों को अपना इतना बड़ा दुश्मन मानता था कि कत्लेआम करने से बाज नहीं आता था और भारत के विरुद्ध ही वो अपनी चालें चल रहा था। वो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता था, वो पाकिस्तान में कश्मीर को विलय चाहता था, वो भारत के खिलाफ लगातार इस्लामिक देशों को उकसा रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी उसे नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार दे रही थी। इजरायलियों के लिए वह एक धोखेबाज और एक आतंकवादी था। अमेरिकी के लिए, विशेष रूप से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन के लिए अराफात एक अकर्मण्य शून्य राष्ट्रीय वर्तकार के रूप में विकसित हुआ था, जिसे वो आतंकवादी मानते थे। अब नेताओं के लिए अराफात एक ही समय में अलग अलग रोल में अपनी सेवा दे रहा था, अलग अलग रोल प्ले कर रहा था। जो पूरी दुनिया के लिए आतंकवादी था, वो इंदिरा गांधी के लिए उनका भाई था, उनका दोस्त था, जिसे वो शांति नोबेल पुरस्कार दे रही थी। सिर्फ इंदिरा गांधी ही नहीं बल्कि राजीव गांधी भी दे रहे थे। इसको क्या माना जाए, इसको किस तरह से लिया जाए? आज अब अगर आप देखेंगी तो राहुल गांधी भी कुछ इसी तरह से बोलते हुए नजर आएंगे। वो विदेशी पटल पे जाते हैं और भारत में इन्वेस्टमेंट ना करने की अपील करते हैं। वो विदेशों में ये कहते हैं कि यहाँ के अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान जो हैं वो बेहद डर के माहौल में हैं, वो डरे हुए हैं और उनके लिए ये देश खतरे से खाली नहीं है। वो इस देश की विदेश नीति पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। उनको सीखना चाहिए, उनको पीछे पलट के देखना चाहिए और अपने ही राजनेताओं के लिखे उन किताबों को पढ़ना चाहिए जिसमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की आतंकवाद परस्त विदेश नीति से तंग आकर उन्होंने उनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया था। जय हिंद, जय भारत।